चलिए, so doctors, after completing the getting knowledge of hierarchy, we already understood. जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। मैंने बायोलॉजी का बेसिक नॉलेज बताया, बायोलॉजी क्या है ये थोड़ा सा बताया, लाइफ का स्टडी करने के लिए बायोडायवर्सिटी कितनी ह्यूज है ये भी बताया। उस ह्यूज बायोडायवर्सिटी को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमल। इन 5 किंगडम को भी डिटेल में मैंने समझा और समझाया। उसके बाद मैंने उसका इंडिविजुअल एक एक किंगडम तो अपने को बाद में पढ़ना है, मैंने बस इतना बताया कि 5 किंगडम है और हायरार्की जो बनती है उसमें एक मैंने न्यूमोनिक आपको बताया, याद करने का तरीका बताया। एनीवन कैन टेल मी? कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर Kallu Pehlwan can order for Kallu Pehlwan can order for gali. ओके, कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी। यानी इससे आपको एक सीक्वेंस, एक हायरार्की याद है। फिर उस हायरार्कियल पैटर्न पर आऊं तो मैंने आपको लिविंग की हायरार्की बताई, स्टार्टिंग विद सेल कंप्लीटेड टू द ऑर्गेनिज्म। लेकिन मैंने उस सेल को लिविंग बनाने वाली एक एक्टिविटी बताई कि सेल को लिविंग जो बना, या लिविंग को जो लिविंग बनाता है वो कौन सी प्रोसेस दोस्तों? लिविंग को लिविंग बनाने वाली प्रोसेस का नाम क्या है? मेटाबॉलिज्म। Metabolism. यानी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। अयान, एम आई ऑडिबल अयान? यस सर। जुनैद, मधुरा, Yes, sir. अनुराधा, Yes, sir. ऑडिबल? Yes, sir. परफेक्ट। तो मैंने आपको ये बताया कि मेटाबॉलिज्म इज ओनली दैट प्रोसेस। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। Perfect. So Dr. Mohadikar, we had discussed that metabolism is that process which makes living living, है ना? That makes beings living. अब वो जो मेटाबॉलिज्म है उसको परफॉर्म करने वाला एक अप्रोच भी मैंने बताया। मेटाबॉलिज्म, प्लीज बी ऑन म्यूट। रौनक बरार, प्लीज बी ऑन म्यूट। ओके, उस मेटाबॉलिज्म को स्टडी करने के लिए जिन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, जो वो मॉलिक्यूल दोज मेक अ सिस्टम लिविंग, दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच मेक्स अ सिस्टम लिविंग आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। एम आई राइट? यस एम आई सर। राइट? ओके, सो टुडेस टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज biomolecules. The chapter that we are going to start is biomolecule. डालेंगे हेडिंग बायोमोलिक्यूल्स, और पहले समझते हैं those molecules, लिखते हैं मेरे साथ, those molecules which make a system living, which make a system living. यानी ये वो मॉलिक्यूल्स हैं। आई होप ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी इज वेरी मच क्लियर। यस सर। Yes, sir. मतलब आगे तो भाई अच्छा लिख लेता हूं मैं थोड़ा सा ना, क्या लगता है एकता मैडम? अच्छा लिख लेता हूं मैं? यस सर। सर बोर्ड पर का थोड़ा ब्लर दिख रहा है। अरे यार, तारीफ भी खुल के नहीं करते हो तुम लोग तो यार, क्या ही करो। ऊपर का नहीं दिख रहा है क्या? Clear है sir. सर तो एकदम क्लियर है भैया, रोज फेयर एंड लवली लगाते हैं तो क्लियर नहीं होंगे तो क्या ही होगा। थोड़ा बहुत कलर तो धूप में उड़ जाता है यार, तो क्या ही बताऊं मैं। हाँ सर, नेटवर्क इशू होगा इसलिए थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैदी साहब, मैंने कहा कि बायोमोलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच मेक्स अ सिस्टम लिविंग। किसी सिस्टम को लिविंग बनाने वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। परफेक्ट। नंबर 2, they perform various metabolic
functions to keep a system living. To keep a system living. They makes a system living. They perform the metabolic functions to keep a system living. Number 2, these functions and this physiochemical approach is known as, anyone can tell me? Anyone? Metabolism. अरे नहीं भाई, बताया था लास्ट लेक्चर में, रिडक्शनिस्ट Biology. बायोलॉजी, अरे बताया था। उस फिजियोकेमिकल अप्रोच को कहते हैं बच्चों रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। भाई देखिए ना कैसी अजीब सी बात है। आयान, अनुराधा ऐसे समझते हैं, कितनी अजीब सी बात है। आपको मैंने कह दिया कि एक यूनिट जो है, सबसे छोटी यूनिट है सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गेनिज्म। आयान, agree with this? Yes, sir. If I'm telling you कि ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, तो that I agree because the definition of cell is the smallest structural and functional unit of life. बट कितनी अजीब सी बात है यार कि इस लाइफ को लाइफ बनाने वाली एक प्रोसेस जो है, जिसे हम कहते हैं कौन सी प्रोसेस? Metabolism. That metabolism is performed only by some non-living molecules. Because atoms and molecules कभी living हो ही नहीं सकते। भाई इलेक्ट्रॉन लिविंग नहीं हो सकता, प्रोटॉन लिविंग नहीं हो सकता, न्यूट्रॉन लिविंग नहीं हो सकता, एलिमेंट्स लिविंग नहीं हो सकता, एटम कभी लिविंग नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल कभी नहीं हो सकता, कंपाउंड कभी नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स कभी लिविंग नहीं हो सकता। यार ये सब कितनी अजीब सी बात है। ऑल दे आर व्हाट? non-living, and that makes a system living. अजीब सी बात है ना, अजीब सी बात है। but since they are making the system living, therefore they are called as what? Molecules. Understood? Perfect. I hope everyone understood. Dhanesh, Girish, Glory, Jayesh. Yes, sir. Chauhan, Unnati, Vedant, Swaraj Pandey, Suraj, Shravani Thakre. Yes, sir. Shravani, understood? Yes, sir. Perfect. चलिए अब ये देखते हैं कि वो बायोमोलिक्यूल्स है क्या। वो बायोमोलिक्यूल्स है क्या? उन बायोमोलिक्यूल्स की दो कैटेगरी। बायोमोलिक्यूल्स, उनकी दो बेसिक कैटेगरी। एक होती है बच्चों मैक्रोमोलिक्यूल्स Micromolecule. एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। बात को समझना, थोड़ा सा ट्विस्ट है अब। वन इज मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड वन इज माइक्रो, जाहिर सी बात है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। सो व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स? सिंपल सा कंसेप्ट कहता है दोज मॉलिक्यूल्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच हैव मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800,000 daltons. The molecular weight more than 1,000 dalton is considered to be macromolecule, and those who have molecular weight less than 1,000 dalton are known as micromolecules. पहली बात क्लियर हुई everyone? Yes, sir. Yes. Dr. Shravani Thakre, Dr. Samruddhi,
जुनैद, sir. कैमरा ऑफ, अभी जरूरत नहीं है अपने को। फोन Excuse से me, sir. बेकार की छिड़खानी आप लोग ना करें। साक्षी धोखा, अंडरस्टूड? Excuse me, sir. साइन खरडे, अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। चलिए दूसरा पैरामीटर देखते हैं बच्चों। ऑल दोज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच हैव मॉलिक्यूलर वेट इन 1000 Dalton and have major role in biological system, biological structure and function. परफेक्ट। यानी एक पॉइंट तो मैंने ये कह दिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये कह दिया, और ऐसा नहीं कि इसके केस में मैं डिनाई करूं कि इसका कोई मेजर रोल नहीं, रोल इनका भी मेजर है। तो रोल इज मेजर but can be in trace amounts. छोटी सी अमाउंट भी इनकी हो सकती है। रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है बट अमाउंट उनका ट्रेस। विजिबिलिटी इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तीसरी एक अजीब सी बात बच्चों मैं आपको बताऊं, टू फाइंड आउट अ मैक्रो एंड माइक्रो, और टू डिफरेंशिएट मैक्रो एंड माइक्रो, कि कोई मॉलिक्यूल बड़ा है कोई छोटा है, डिफरेंशिएट करने के लिए एक तरीका बताया है कि जस्ट डिसॉल्व इट इन अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। dissolve a molecule in an organic solvent like trichloroacetic acid, trichloroacetic acid CCl3CCOOH, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया जाए, और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व करने के बाद एक फिल्टर से या मसलिन क्लॉथ से फिल्टर कर लिया जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। We dissolve any given substance to find out whether it is organic, whether it is macro or micro. I dissolved it in trichloroacetic acid, which is an organic solvent. क्योंकि पानी में सारी चीजें तो घुलेंगी नहीं, organic solvent में dissolve हो जाएगा. So those who are soluble in organic solvent are considered as micromolecules, and those are not solubilized are supposed to be macro. वो dissolve ही नहीं हुए. So by dissolving in CCl3COOH, इसको ऐसा लिखने के बजाय मैं बीच में लिखने के बजाय ऐसे लिख दूं, by dissolving and filtration through CCl3COOH, if found in retenant, retenant मतलब ऊपर रह जाए। भाई मैंने डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने उसको फिल्टर किया, यदि नीचे आ गया तो क्या लगता है, उस छन्नी में से छन के नीचे आ गया तो वो माइक्रो होना चाहिए कि मैक्रो होना चाहिए? बोलिए। Micro. मैंने लिख दिया, ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट, ये हो गया इसका सी पॉइंट, कि फाउंड इन, बाकी सब तो सेम रहेगा, फाउंड इन प्रेसिपिटेट। और रेटेनेंट का मतलब होता है सुपरनेटेड, ऊपर। सुपरनेटेड नहीं कहूंगा मैं उसे, रेटेनेंट मतलब जो फिल्टर में रह जाए, रिमेन इन फिल्टर, रिमेन इन फिल्टर, रिमेन इन फिल्टर और फाउंड इन प्रेसिपिटेट, यानी जो नीचे आ जाए, या इसको कह दूं मैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, क्योंकि भाई जो नीचे आ गया वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, और ये मिलेगा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अग्री? Yes, sir. अयान, अनुराधा, खुशी, वेदांत, समृद्धि, Yes, sir. श्रावणी, Sir, can you repeat C point? Yes, sir. I can repeat. मैंने क्या कहा बच्चों, कोई नई बात नहीं बताई। मैंने आपसे कहा कि just dissolve in trichloroacetic acid, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व करो। किसको? जिसके बारे में आपको पता करना है कि whether it is macro or micro।
जस्ट ट्राई टू डिसॉल्व इट एंड आफ्टर कुछ देर आपको स्टीयरिंग कर दीजिए एंड देन फिल्टर, इसको फिल्टर कर दीजिए। फिल्टर करने के बाद यदि भाई फिल्टर करेंगे आप तो जो फिल्टर ऊपर मिल जाएगा, जो छना ही नहीं, जो फिल्टर ही नहीं हुआ, जिस भी बीकर में आप छान रहे थे उसमें छान लीजिए, यदि ऊपर रह गया इसमें तो कौन होगा, बोलो? मैक्रोमोलिक्यूल। वो क्या होगा? माइक्रो। तो इसीलिए मैंने कह दिया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जो एसिड में डिसॉल्व हो गया वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, जो नहीं हुआ वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अंडरस्टूड? अरे अंडरस्टूड? Yes, sir. सर Yes, Excuse me, sir. हाँ बोलिए। Sir, can you explain the unit 1000 Dalton? 1000 डाल्टन Yes, sir. यूनिट है बेटा, तो डाल्टन की यूनिट है, मतलब इट वाज द यूनिट ऑफ वेट, इट इज अ यूनिट ऑफ वेट। तो उस वेट की यूनिट के हिसाब से आपने फिजिक्स में अभी आप पढ़ोगे यूनिट एंड डायमेंशन। Who asked? Who asked? Sir, me, Harshvardhan. Harshvardhan. Dr. Mwadikar, in physics, you will learn the unit and dimension chapter. So you will go through gram, milligram. Yes, sir. These are the units of weight. Agree? Yes, sir. But these are the gram, milligram. तो बहुत बड़ी बात हो गई. We are talking about the weight of a molecule. Understood? Yes, sir. This unit is named on the Dalton. It is named as Dalton. Okay? अब ये अपने को पता करना पड़ेगा कि how much gram is equals to 1 Dalton. वो बहुत माइनस, मतलब बहुत जीरो से बहुत ज्यादा छोटी वाली यूनिट होगी। अग्री? Okay, sir. परफेक्ट। सो आपकी एनसीईआरटी में बच्चों इसको लिखा गया है एसिड सॉल्युबल पूल, और फ्रैक्शन की बजाय उन्होंने लिखा है पूल, चाहे आप उसको जैसे याद कर लें। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए, आई होप आप नोट भी करते चल रहे हैं साथ में। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ईशान क्षीरसागर, अग्री? Yes, sir. कंचन, कुहू, मयूर, परी, Yes, sir. Yes, sir. प्रवीण शीर्षाद, प्रवीण साहब, अग्री? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और यदि मैं आपसे बात कहूं, which is for sure, which is for sure, rarely some students are knowing who are preparing for NEET or CET, rarely, but you are knowing this because you are Proud Proud be proud yourself, because my dear friends, आप एक और नई बात अभी जानने जा रहे हैं, और वो नई बात बायोमोलिक्यूल के एनालिसिस को लेकर है, क्योंकि एनसीईआरटी जो कह रही है उस एनसीईआरटी को एलेबोरेट करना और समझना भी बहुत जरूरी। एनसीईआरटी सेइंग पॉइंट नंबर 5, दिस वाज 4, पॉइंट नंबर 5, एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। एनालिसिस कहता है कि इट मे बी ऑफ टू टाइप, एनीवन? Quantitative and qualitative. Quantitative and qualitative. So newly joined candidate must know, if someone is moving for quantitative analysis, they want to find out, determine or find out the presence or absence. Understood? And qualitative analysis is that analysis in which determines the sorry यही लिख दिया मैंने, इसको मैं कर देता हूं क्वाली।
और इसको मैं कह देता हूं क्वांटी। ओके, तो जो प्रेजेंस और एब्सेंस बताती है क्वालिटेटिव एंड डिटरमाइंस Amount. द अमाउंट प्रेजेंट। बात को समझिए, न्यूली ज्वाइन कैंडिडेट्स, इफ समवन इज आस्किंग यू लाइक, मैंने आपसे पूछा ये डस्टर की क्वालिटी अच्छी है या बुरी, तो आप क्या देखोगे? सर इसमें प्लास्टिक का हैंडल लगा है या वुडन लगा हुआ है? हैंडल लगा मतलब वुडन लगा होगा तो ज्यादा मजबूत है, यानी आपने यही तो देखा ना कि कोई प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसी से तो क्वालिटी देखी आप। सर आपने कहा कि सर फोम कितने डेंसिटी का लगा हुआ है। अब फोम कितनी डेंसिटी का लगा है तो अब आप उसकी क्वांटिटी देख रहे, फोम है यू नो दिस, बट कितने इंटेंसिटी का लगा है तो आप उसकी क्वांटिटी देख रहे। या फिर क्वालिटी देखना हो तो सर 100 mm का लगा हुआ है क्या तो अच्छा होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो बाय प्रेजेंस और एब्सेंस वन कैन डिटरमाइन द क्वालिटी। जैसे भाई आपने पूछा, रेजोनेंस में हम आ गए, रेजोनेंस के एक विद्यार्थी को सवाल पूछा, वो उससे बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो उसको जानता है या नहीं जानता, उसके पास उतना ज्ञान है या नहीं। यदि ज्ञान नहीं है तो वह रेजोनेंस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और यदि वो ज्ञान उसके पास है तो वह रेजोनेंस का विद्यार्थी, वो रेजोनेंस की क्वालिटी को बता रहा है। बट क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव मतलब यू आर नोइंग दैट द पर्टिकुलर सब्सटेंस इज प्रेजेंट, बट इन हाउ मच अमाउंट यू वांट टू नो, दैट इट इज व्हाट क्वांटिटेटिव। लाइक टेक्निकल लैंग्वेज पर आप, you want to if you go to a pathologist, आपको ठंड और फीवर लग रही है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है तुरंत आप बीएमपी टेस्ट कीजिए, ब्लड मलेरियल पैरासाइट। तो आप पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ब्लड सैंपल देते हैं, वो ब्लड सैंपल लेता है और टेस्ट करता है। वो कौन सा टेस्ट कर रहा है, क्वालिटेटिव कि क्वांटिटेटिव? Qualitative. Qualitative. क्वालिटेटिव। Qualitative. एनीवन? मयूर भाई क्यों क्वालिटेटिव? हाँ Sir, can you take Tanuja Patil in? She's in the waiting room. तनुजा पाटिल, नो वन इज इन वेटिंग रूम। दो बच्चे हैं। ओके ओके, यस हर्षवर्धन, यू रेज योर हैंड्स। No, sir, I had raised it previously for the doubt. I forgot to lower it. Pardon? Sir, I had raised it previously for the doubt, but I forgot to lower it down. Okay, no problem. Probably you will recall the doubt. Once again, I'm telling you, if you are referred to a pathologist, and you are instructed to test for the malarial parasite. You gave your sample, blood sample, and he is testing whether blood malarial parasite plasmodium is present or not. That means which type of testing you are doing? Qualitative. 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 Because you are trying to find out the presence or absence. But if you are knowing that sugar is present or cholesterol is present in blood, you are knowing कि blood and cholesterol is already present, हमेशा ही होता है, you are knowing this, but in how much amount cholesterol is there, कहीं heart attack का खतरा तो नहीं है, and you are trying to find out the amount of cholesterol, then you are doing what? Quantitative. Quantitative. सिंपल है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसका, estimation of sugar or cholesterol, estimation of sugar or cholesterol in blood। यदि ये आप देखना चाह रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव। और यदि आप एग्जाम्पल finding or testing of BMP in blood, भाई कोरोना की टेस्टिंग आप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव? Qualitative. क्वालिटेटिव। वायरस पहुंच गया है अंदर, आपकी इम्यूनिटी वीक है, वो अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, तो आपकी क्वालिटी पता लग गई ना
कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है यार, तो आपसे क्वालिटी ही तो पता किया आपने. So that means presence and absence shows qualitative, and with knowing presence, if you try to find out the amount, then it is known as quantitative estimation. Doctors, agree with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. There will be two more types of quantitative and qualitative analysis. One is compound and complex analysis. Compound and complex analysis, and one is elemental analysis. One is compound and complex analysis, and one is elemental analysis. Compound and complex analysis are those that tell you, or I should say that tells about the organic content, and elemental analysis tells you about inorganic one. Agree? Yes, sir. कंपाउंड और Yes, कॉम्प्लेक्स कोई बना है तो आपको ऑर्गेनिक का कंटेंट बता रहा है, और कोई एलिमेंटल बता रहा है तो आपको वो इनऑर्गेनिक कंटेंट बता रहा है. अंडरस्टूड दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आई एम गोइंग टू शेयर द इमेज. नोट कीजिए, मैं इमेज शेयर करता हूं, आगे बढ़ो. अंडरस्टूड दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए. कुहू, समृद्धि, दिनेश, Yes. ईश, एकता समझ में आ रहा है बेटा? ग्लोरी, Yes, sir. Yes, sir. सर कंपाउंड और एलिमेंटल एनालिसिस फिर से बताओ ना. बोलो बोलो, फिर से बोलो. कंपाउंड और एलिमेंटल एनालिसिस फिर से बताओ ना. कौन पूछा? सर दिनेश. गिरीश. बेटा कंपाउंड एनालिसिस क्या होता है गिरीश? यदि मैंने किसी, मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की बात की, मैंने यदि कार्बोहाइड्रेट की बात की, तो कार्बोहाइड्रेट के केस में मैं कौन सा एनालिसिस करूंगा, एलिमेंट या कंपाउंड? गिरीश? Compound. सर दिनेश. दिनेश. अच्छा दिनेश, कौन सा लगाऊंगा मैं यदि मुझे कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट करनी है? कार्बोहाइड्रेट सर कंपाउंड. कंपाउंड, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मटेरियल. लेकिन यही मुझे किसी में सोडियम की प्रेजेंस देखनी है, कैल्शियम की प्रेजेंस देखनी है, तो मैं कौन सा टेस्ट लगाऊंगा? एलिमेंटल. अग्री? यस सर. परफेक्ट. चलिए बढ़े आगे. बढ़े आगे. Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए मैं MA3 पर पहले इसको शेयर कर दूं. शेयर द इमेज. मिटा दो बच्चों. Yes, sir. बच्चों मिटा दो. Yes, sir. Yes, sir. आया ना भी नहीं बोल रहा. ओके, प्लीज सी इफ एनी डाउट इज देयर. Sir, what is that PPT?
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट जो अपना एनसीईआरटी में है, नेक्स्ट पार्ट में अब अपने को बायोमोलिक्यूल कितने टाइप के पढ़ने, पहले तो ये समझ कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स अपने को पढ़ने। बायोमोलिक्यूल्स, हमें जो सिलेबस में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं दोस्तों, उसकी बात मैं करूं तो सबसे पहले आपको दिया गया है अमीनो एसिड। एम आई राइट? Yes, sir. जाहिर सी बात है, इसके बाद इन्होंने थोड़ी सी बेवकूफी कर दी एनसीईआरटी में। अमीनो एसिड के बाद इन्होंने देना चाहिए था प्रोटीन, लेकिन इन्होंने दिया है लिपिड। कोई बात नहीं, हम उनके सीक्वेंस को पहले देख लेते हैं कि क्या है, हम पढ़ेंगे अपने सीक्वेंस में। अमीनो एसिड के बाद इन्होंने दिया लिपिड, लिपिड के बाद इन्होंने दिया है न्यूक्लिक एसिड, इसके बाद इन्होंने दिया है कार्बोहाइड्रेट। अजीब सा सीक्वेंस कर दिया इन्होंने। कार्बोहाइड्रेट के बाद इन्होंने दे दिया प्रोटीन, इस तरह से। प्रोटीन के बाद इन्होंने फिर कर दिया कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा पार्ट, और फिर लिखा है एंजाइम्स। बस ये लास्ट पार्ट आई थिंक इतना इन्होंने समझाया है। अमीनो एसिड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स। और कुछ है इनके इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी में और कोई है, और कोई मॉलिक्यूल? एनी मोर मॉलिक्यूल? आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक, आई थिंक इतना ही है बच्चों। इसी को वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सर 5 बजे बात करूँ सर क्लास में। महेश, ये बात कराओ मैडम से, अपनी फोन ला कर मैडम से बात कराओ। सॉरी बच्चों, अमीनो एसिड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड एंजाइम्स। हम वन बाय वन चलते हैं, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले अमीनो एसिड से स्टार्ट करते हैं डेफिनेटली। अमीनो एसिड के बाद उसका जो पॉलीमर होता है प्रोटीन, यानी हमारा सीक्वेंस होगा ए बी, देन कार्बन जाएंगे सी, देन लिपिड पे जाएंगे डी, सॉरी अमीनो एसिड, देन प्रोटीन, देन एंजाइम्स, देन कार्बोहाइड्रेट, A B C D, then E and then F. अग्री? आप अपना भी सीक्वेंस लिख के रखिए उनके सीक्वेंस के अलावा, ताकि हमें समझ में सारी चीजें बराबर से आए। Let us start with what? Let us start with Amino what? acids. Amino acids. Amino acids, sir. Amino acids. Okay. चलिए, amino acids, those acids which have the molecular formula like this: NH2 COOH, this is H and this is R. If you can understood the structure, then this complete amino acid, which is termed as glycine, the simplest amino acid termed as glycine, in which, लिखते चलिए मेरे साथ, in which one is amino group and one is carboxylic group. One is amino group and one is carboxylic group. Please note.
हाँ दोस्तों, नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. Amino, why it is called as amino acid? They are the derivative of methane. यदि आप अभी केमिस्ट्री धीरे धीरे पढ़ोगे, since we are dealing with biomolecules, तो थोड़ी सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, बहुत ज्यादा नहीं। तो यदि मैं आपसे कहता हूं कि ये जो अमीनो एसिड है, ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंटेन किए हुए है, एक अमीनो ग्रुप को कंटेन किए हुए है। तो इन सिंपल टर्म्स, एक ऐसा अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन का मोनोमर है, प्रोटीन का मोनोमर मतलब आई शुड से पॉइंट नंबर 1, मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। अब मोनोमर मतलब छोटी छोटी यूनिट को मोनोमर कहते हैं और बड़ी यूनिट को पॉलीमर कहते हैं। तो प्रोटीन जिससे बना है वो कौन? अमीनो एसिड। परफेक्ट। नंबर 2, इट हैज chiral carbon. It has chiral carbon in which all four valencies are different. कायरल कार्बन किसको कहते हैं? जब इसकी चारों वैलेंसीज, भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एवरीवन नो, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब आप इस चीज को जानते हैं और मैं कहूं कि चारों वैलेंसीज अलग अलग हो, इधर पे एल्किल ग्रुप, उधर पे हाइड्रोजन, इधर पे अमीनो, इधर पे कार्बोक्सिलिक, चारों ही वैलेंसी अलग अलग हो, तो उसको मैंने क्या कह दिया? कायरल का। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, अमीनो ग्रुप हैज positively charged, has positive charge, and COH, carboxylic acid वाला, has negative charge. Agree? Yes, sir. Yes, sir. So I should say in a solution, it makes ज्वीटर आयन मतलब the solution having no net charge, that means उस पर कोई नेट चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? यार पॉजिटिव और नेगेटिव नलीफाई हो जा रहे हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? नलीफाई कर दे रहे हैं। और इसकी वजह से इसका यदि आप मुझसे पूछें तो इन सॉल्यूशन ये एक ऐसा बनाता है जिससे कि ज्वीटर आयन बन जाए और खुद कहलाता है एम्फोटेरिक इन नेचर। क्यों एम्फो मतलब डू यू नो व्हाट इज एम्फो? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अरे एम्फीबिया, डू यू नो एम्फीबिया? Yes. Amphibia, those who can live in both water and on land. एम्फी मतलब बोथ, एम्फोटेरिक जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो नाउ इसका क्लासिफिकेशन देखिए। ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि बच्चों? पहले ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. और कोई पॉइंट इसमें लिखना है क्या? लेट मी चेक एनसीईआरटी में, लेट मी चेक। Types of amino acids. Okay.
So in NCERT, okay, they are called substituted methanes. Substituted methanes. ओके, अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ। पॉइंट नंबर 7 मैं ऊपर लिखता हूं, है ना। पॉइंट नंबर 7 में यहां लिखता हूं, इसको तो मैंने लिख दिया अमीनो ग्रुप, और इसका मैं लिखता हूं यहाँ पॉइंट नंबर 7 क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन कितने बेस पर अपन बना रहे हैं? आई थिंक एनसीईआरटी में 3 टाइप से दिया गया है। लेट मी चेक। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, based on nature of R group. Visibility is clear, doctors? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Based on Yes, nature sir. of R group or based on nature of amino and carboxylic group. Based on nature नहीं होगा, that is based on amino and carboxylic group present. Based on amino and carboxylic group present. इन 2 टाइप से इसको क्लासिफाई कर देते हैं अपन। एक और शायद दिया गया उसमें एम्फोटेरिक या एरोमेटिक, और ठीक है, एक और कर देते हैं बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। बेस्ड ऑन आर ग्रुप देखते हैं बच्चों, आपको दिए गए हैं 3। यदि H है तो वो ग्लाइसिन, इफ H देन ग्लाइसिन। यदि वहां पर मिथाइल ग्रुप है तो एलानीन, इफ मिथाइल देन एलानीन। इफ यदि वहां पर हाइड्रोक्सी मिथाइल है, Slime. हाइड्रोक्सी मिथाइल, देन कौन Slime. सा? Slime. सलाइन नहीं, सेराइन, सेरीन, Terrain. सेरीन, सेरीन। ओके, और उसके बाद यदि मैं कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप पे बात, क्या लगता है ये ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा कि ये ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा? बोलो बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यदि किसी अमीनो एसिड में ज्यादा है तो वो एसिडिक होगा, यदि ये ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा? कार्बोक्सिलिक। Carboxylic. कार्बोक्सिलिक। इस पर भी 3। ये दिख रहा है कि उधर दिख ही नहीं रहा है, लेकिन मैं क्यों उधर लिखता जा रहा हूं? एक हो गया एसिडिक, एक हो गया बेसिक, और एक हो गया Neutral. Neutral. परफेक्ट। तो एसिडिक का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। बेसिक का दिया गया लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, इसका एग्जांपल दिया गया है लाइसिन, और न्यूट्रल का एग्जांपल आपको दिया गया है वेलिन।
परफेक्ट। बेस्ड ऑन केमिकल नेचर की बात करें तो दो टाइप, एलिफेटिक, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ोगे डिटेल में, एलिफेटिक और एरोमेटिक। यदि वो एलिफेटिक है तो एग्जांपल आपको दिए गए ऑल एमिनो एसिड्स, और यदि वो एरोमेटिक है तो टायरोसिन, फिनाइलेलिन और ट्रिप्टोफेन। टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन और रेस्टॉल। अब रेस्टॉल ना टोटल 20 टाइप के होते हैं, वो अभी आपको बताता हूं। टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन एंड फिनाइलेलिन नीचे का भी नहीं दिख रहा है क्या? विजिबिलिटी इज देयर बच्चों? सर वो Yes, sir. थर्ड क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट कौन सा थर्ड पॉइंट, ये वाला कि इधर? वो ऊपर ही, उसके ऊपर लेफ्ट साइड। Sir, based on R group. हाँ वो ही सर। इफ हाइड्रोक्सी मिथाइल, एनसीईआरटी में दिया ना बेटा, इफ हाइड्रोक्सी मिथाइल। यस सर। सर वो लास्ट में वर्ड क्या लिखा है? एरोमेटिक का थर्ड एग्जांपल। दिस वन, यस सर। फिनाइलेलीन, फिनाइल एलानीन, ऐसा लिखो, फिनाइल एलानीन लिखा। ग्लोरी लिखा? हाँ, यस सर। कंचन सर बोलो। ग्रुप पे शेयर कर दो ना। हाँ बेटा, ग्रुप पे तो सारी चीजें शेयर करता हूँ बेटा। चलिए सर मैं इसको कर देता हूं पॉइंट नंबर 8, क्योंकि एक और पॉइंट मुझे ध्यान आ गया अभी, और इसको करता हूं 7। पॉइंट ये है, क्या ध्यान आया था फिर बुला दिया आप लोगों ने। यस, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें 10 आर एसेंशियल and 10 are non-essential. Can you tell me, anyone, what are essential amino acids? Anyone? Anyone? Sir, which Ayan, can't can you tell me synthesize. what? Pura bolo. Sir, which cannot synthesize in our body. Essential can't be synthesized. Can't be synthesized by human. Sir, body is not visible. And Sir, it is blur. non-essential. नो सर। Sir, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू बच्चों, थोड़ी देर प्लीज बी पेशेंट। दिखेगा, सब दिखेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। नेटवर्क वीक हो गया है एकदम से, मुझे दिख रहा है रेड कलर के बैंड्स। प्लीज वेट, आई एम गोइंग टू शेयर।
I hope you received the image, doctors. Yes, sir. Yes, Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. So that's all, my dear, about amino acid, which is given in your NCERT. Class till 4:45. After 4:45. Noted, doctors? Are you noted? yes, Sir, board is blur now. I do agree, board is blur, बच्चे मुझे दिख रही है, नेटवर्क वीक हो रहा है, मुझे दिख रहा है. That's why I shared the image. Okay? So next is what? Proteins. Next is what? Next is what? Proteins, sir. Protein. So, Dali adding proteins. Okay. So next heading is what? Proteins. Proteins. बच्चों, proteins. Hope visibility is clear now. Yes, sir. Doctors. yes, बच्चों, proteins. That means the first particle. Proteins is considered to be the first particle, which is pro. Pro means primitive, any first. Pro means primitive, any first. That is known as proteins. Perfect. So that proteins, which is the polymer of amino acid. The first point will be polymer of amino acid. छोटा है acid. Okay. पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड को लिखने का तरीका मैंने लिखा बच्चों, डबल डॉट लगा. नेटवर्क थोड़ा सा लो है, आपको सर
आवाज भी लैग लिखने में प्रॉब्लम आ सकती है, बट डोंट वरी, आई विल शेयर द बोर्ड में शेयर करूंगा। पॉलीमर आवाज भी क्लियर नहीं है। नया कुछ स्टार्ट ही नहीं करता हूं बच्चों। प्रोटीन वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। प्रोटीन वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। पढ़ के रखिए, अमीनो एसिड पढ़ के रखिए, बायोमोलिक्यूल पढ़ के रखिए, और थोड़ा सा प्रोटीन भी पढ़ के रखिए। वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। ओके Yes, sir. ओके सर। यस सर, थैंक यू। ओके Yes, sir. Yes, sir. नए जितने भी नए कैंडिडेट, श्रावणी, अयान, अनुराधा, आज समझ में आया आपको? Yes, sir. यस Yes, sir. अयान, Yes, sir. अयान, अंडरस्टूड? Yes, sir. Understood. All the best. Going to close the session. Thank See you, in the sir. Okay, all the best. Take care. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Take care. Bye, sir.